दोस्तों, मैं यूजुअली मूवीज नहीं देखता, लेकिन इस दफा हुआ ये कि अमेरिका से वापसी पर फ्लाइट लंबी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक मूवी देखी जाए। एंड व्हाट अ ग्रेट डिसीजन इट वाज, क्योंकि मैंने एक कमाल की और माइंड ब्लोइंग फिल्म देखी जिसका टाइटल था साइको। Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. तो जनाब, साइको मूवी रिलीज हुई थी 1960 में और इसको बनाया था हॉलीवुड के सस्पेंस और हॉरर मूवीज के लेजेंड एल्फ्रेड हिचकॉक ने। मुझे बाद में पता लगा कि साइको इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। इस मूवी में एक शख्स नॉर्मन बेट्स अमेरिका के एक हाईवे पर एक छोटा सा मोटेल चलाता है। वो उस मोटेल के साथ वाले घर में अपनी शदीद गुस्से वाली माँ के साथ रहता है। अक्सर उसकी और उसकी माँ की बहस घर से बाहर भी सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, होता कुछ यह है कि जो भी शख्स उस मोटेल में आता है उसको नॉर्मन बेट्स मार देता है। फाइनली इस मूवी की हीरोइन की सिस्टर वहां जाती है देखने के आखिर वहां चल क्या रहा है, क्योंकि नॉर्मन बेट्स हैड किल्ड हर सिस्टर एज वेल। वहां पर जाकर वो डिस्कवर ये करती है कि नॉर्मन बेट्स की माँ तो 10 साल पहले ही मर चुकी है और उस घर में 2 लोग नहीं बल्कि एक ही शख्स रहता है। ये एक शख्स नॉर्मन बेट्स भी है और यही शख्स उसकी मां भी है। नॉर्मन बेट्स एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होता है जिसको कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी, जिसमें एक ही शख्स के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज मौजूद होती हैं। अगर साइको मूवी की स्टोरी ने आपके होश नहीं उड़ाए तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम में से हर एक शख्स स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार होता है, तो चाहे वो आप हो या फिर मैं। शायद हम लोग साइको के लेवल पर एक्सट्रीम ना हो, लेकिन हम सब के अंदर एक और शख्सियत मौजूद होती है जो हमारी वर्ल्डली पर्सनालिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको शैडो पर्सनालिटी कहते हैं। अगर दुनिया के सामने आप कॉन्फिडेंट, टफ, जेनरस और सेंटली हैं, तो अंदर से आप उतने ही इनसिक्योर, अग्रेसिव और सेल्फिश होंगे। ये जो हमारी शैडो पर्सनालिटी होती है, इसमें वो सब नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं जिनके बारे में हम लोग यूजुअली डिनाई करते हैं। और आप जानते हैं कि ये डिनायल क्यों होता है? वो इसलिए कि डीप इनसाइड द लेयर्स ऑफ आवर पर्सनालिटी, हमारे अनकॉन्शियस के अंदर ये शैडो पर्सनालिटी छुप कर बैठी होती है और वहीं से हमारी शख्सियत को ड्राइव करती है। एक स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग के मुताबिक हमारी शैडो पर्सनालिटी की थिकनेस होती है, और जितना बचपन में हम अपनी डिजायर्स को, ख्वाहिशात को दबाते हैं या हमारे पेरेंट्स की तरफ से ही उसे दबाया जाता है, उतनी ही हमारी ये डार्क पर्सनालिटी गहरी होती है और हमारी शख्सियत के सारे इवल्स यहीं पर छुपे होते हैं। मेरे लिए आपको इस शैडो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट समझाना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे आपको आपके बचपन में लेके जाना पड़ेगा। So let's sit on our time machine and go back in time. ये जो हमारी डार्क पर्सनैलिटी है ना, इसका भरपूर ताल्लुक हमारे बचपन से है। जब हम छोटे होते हैं तो वी आर बर्स्टिंग विद एनर्जी एंड इंटेंसिटी। हमें समझ ही नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत। हम लोग एग्रेसिव भी होते हैं, जिद भी करते हैं और अपने बहन भाइयों के मुकाबले में अपने पेरेंट्स की अटेंशन हासिल करने के लिए बहुत कोशिश भी करते हैं। हमें कभी सुपीरियर भी फील होता है और कभी किसी और को मार के, हर्ट करके मजा भी आता है। दैट्स हाउ अ चाइल्ड इज वायर्ड। एट द सेम टाइम हम लोग अपने पेरेंट्स पर भी हेविली डिपेंडेंट होते हैं। वो हमें डांटते हैं, हम पर गुस्सा करते हैं, हमारी मर्जी का काम करने से हमको रोकते हैं, हमारे नखरे, हमारे टेंट्रम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके ऊपर दुनिया के सामने एक पर्टिकुलर फेस प्रेजेंट करने का प्रेशर बढ़ता जाता है, स्पेशली अपने दोस्तों और टीचर्स की तरफ से। स्कूल में टीचर ज्यादा सवाल करने पर बच्चों को चुप करवा देती हैं। बच्चों को बताया जाता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस ठीक नहीं, स्पेशली लड़कियों के लिए। एम्बिशियस हो पर ओवर एम्बिशियस होना बुरी बात है। वाइल ये बातें किसी भी बच्चे को सोसाइटी में एडजस्ट करने में मदद करती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये ख्वाहिशात मरती नहीं है, बल्कि हमारी शैडो पर्सनालिटी के अंदर कहीं छुप के दब के बैठ जाती हैं। अब कामयाब शख्स वो होता है जिसको ये सेल्फ अवेयरनेस होती है कि उसके अंदर एक डार्क पर्सनालिटी भी है। उसको मालूम होता है कि उसकी ट्रेट्स क्या हैं। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने इन नेगेटिव ट्रेट्स को अपनी एक्टिव पर्सनालिटी में इंटीग्रेट करना है। जो शख्स ये कर जाता है
उसके बारे में कहा जाता है कि ये बंदा ऑथेंटिक है। सो अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपके बारे में मुआशरा कहे कि यार ये बंदा ऑथेंटिक है, ये बंदा जेन्युइन है, ये एक कंप्लीट इंसान है, तो उसके लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है सी द शैडो, यानी कि आपकी जो डार्क पर्सनैलिटी है उसको देखना शुरू करें, ऑब्जर्व करना शुरू करें। दूसरा स्टेप है एम्ब्रेस द शैडो। आपकी डार्क पर्सनैलिटी में चाहे जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज हैं उनको एम्ब्रेस करें। यही होगा आपका तीसरा स्टेप, जिसको कहते हैं एक्सप्लोर द शैडो। और आखिरी स्टेप जो शायद थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है वो है शो द शैडो, यानी कि आपकी जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो आपकी डार्क पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, उनको अपनी शख्सियत में ऐसे इंटीग्रेट करें कि वो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएं, एक्सेंचुएट करें, बड़ा करें। याद रखें ये जो आपकी शैडो पर्सनैलिटी है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक ग्रेट क्रिएटिव एनर्जी छुपी हुई है। आपने इसकी डेप्थ्स को एक्सप्लोर करना है और फिर इसको चैनलाइज करना है अपने एडवांटेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुआशरे में कहा जाता है कि यार गुस्सा एक बुरी आदत है, लेकिन मैं हमेशा अपने लोगों को ये कहता हूं कि गुस्सा एक ऐसा सेंटिमेंट है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए। अपने अंदर गुस्से को पैदा करें, लेकिन आपने उसको चैनलाइज ऐसे करना है कि इट वर्क्स इन योर फेवर। ऐसा बैलेंस क्रिएट करने से ही यू विल बी कॉल्ड अ कंप्लीट मैन। और यही है लॉज ऑफ नेचर की 9th लॉ, यानी कि लॉ ऑफ रिप्रेशन। गोर विडाल एक अमेरिकन पब्लिक इंटेलेक्चुअल था जिसने एक कमाल की बात कही थी। उसने लिखा था कि एवरी टाइम अ फ्रेंड सक्सीड्स आई डाई अ लिटिल। क्या जबरदस्त स्टेटमेंट है, विच इज सो ट्रू टू ह्यूमन नेचर। आपको 3 इडियट्स मूवी का वो डायलॉग तो याद होगा जिसमें फरहान कहता है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। जेलिसी या एनवी है ही ऐसी चीज, ये हमारे अंदर एक अजीब सा इमोशन है। ये एक ऐसी सेंसेशन है जिसमें हमें फील होता है कि किसी और शख्स के पास हमसे ज्यादा पोजेशंस हैं, अटेंशन है और रिस्पेक्ट है। हमें लगता है कि हम भी वो सब कुछ डिजर्व करते हैं जो उस शख्स के पास ऑलरेडी मौजूद है। ये सोशल कंपैरिजन हमें पागल कर देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जेलिसी हमें इतनी तकलीफ क्यों देती है? क्योंकि इसकी वजह से हमें अपनी इंफीरियरिटी का अंदाजा होता है और फिर इस जलन को हम दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं। पुराने वक्तों में लोग जेलसी जाहिर करते थे एक दूसरे को मार के, जंगे करके, लेकिन आज का इंसान काफी पॉलिटिकल और इनडायरेक्ट हो गया है। वो अपनी जलन का इजहार आपको मार के नहीं करेगा, बल्कि वो आपको क्रिटिसाइज करेगा, डिग्रेड करेगा, बिलिटल करेगा, डिमीन करेगा, आपकी इंसल्ट करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा। अब आप चूंकि बुक बडी के फॉलोअर हैं तो आप पर यह लाजिम है कि आप इंसान की नेचर की भरपूर समझ रखें, इस बात को डीकोड करें कि कोई आपसे क्यों जेलस है। ऐसा करने के लिए आपको लोगों की पर्सनालिटी का रूथलेस एनालिसिस करना पड़ेगा। खोज लगाने की कोशिश करें कि यार अगर ये शख्स मुझसे जलता है तो इसकी वजह क्या है। ये काम काफी मुश्किल है, लेकिन याद रखें हर तरह की जेलसी और एनवी के पीछे कोई ना कोई रीजन मौजूद होती है। इस वजह को तलाश करना आप अपने लिए एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज समझें। ऐसा करने से आप अपने आप को इस एनवी अटैक से बचा लेंगे। अब अपनी गुफ्तगू को थोड़ा और डीप लेकर जाते हैं। देखें दोस्तों, ये जो जेलसी है ना, ये 2 टाइप्स की होती है। एक है एक्टिव और दूसरी पैसिव। यूजुअली अगर आप किसी से जेलस है या कोई आपसे जेलस है और आप इस जेलसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, एंड दीज पैंग्स ऑफ जेलसी राइज टू द टॉप ऑफ योर कॉन्शियसनेस, तो इसको एक्टिव जेलसी कहते हैं। असल जो जेलसी होती है ना, वो होती है पैसिव जेलसी, जिसमें अंदर ही अंदर लोग आपसे या आप लोगों से जल रहे होते हैं। कभी कभार लोग आपसे जलन के चक्कर में आपसे इतनी नफरत करने लग पड़ते हैं कि दे डू अ डायरेक्ट अटैक ऑन यू। अदरवाइज अंदर ही अंदर ऑफ हैंड कमेंट्स के जरिए, ऑफिस गॉसिप्स के जरिए और इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म के जरिए वो अनकॉन्शियसली अपनी जेलसी का इजहार करते हैं। अब यहां पर $1 मिलियन सवाल यह है कि हम लोग पहचाने कैसे कि कोई हमसे जेलस है, समवन इज एनवियस ऑफ अस। और ये आप डिटेक्ट करेंगे थ्रू 4 साइंस ऑफ एनवी, जिसमें सबसे पहली है माइक्रो एक्सप्रेशंस। देखिए, लोगों को जब पहली दफा एनवी या जेलसी या जलन का अटैक होता है ना, तब तक वो अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते, बिकॉज इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लिहाजा अगर आपने किसी की भी जेलसी को जज करना है ना, तो सबसे पहले उनके पहले एक्सप्रेशंस पर गौर करें। ऐसे लोगों को जब आप अपनी अचीवमेंट बताएंगे ना, तो उनकी आंखें सब सच बोल देंगी। उनकी आंखों के अंदर एक हल्की सी हॉस्टिलिटी होगी,
ऐसे लोगों को आप अपनी अचीवमेंट के बारे में बताएं, अपनी जॉब प्रमोशन के बारे में बताएं, अपने इंक्रीमेंट के बारे में बताएं, अपनी नई गाड़ी के बारे में बताएं, तो इमीडिएटली उनके चेहरे पे एक हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट आएगी। अब आपके पास ये आर्ट होनी चाहिए कि आप इस एक्सप्रेशन को गेज कर लें, मेजर कर लें। दूसरा साइन ऑफ एनवी है पॉइजनस प्रेज। ये साइन मैं आपको समझाता हूं अपनी पर्सनल एग्जांपल से। दोस्तों, जब मैंने रीडिस्तान लिखी ना, तो मैंने अपने जानने वालों को अपनी किताब प्रेजेंट की। उसमें बहुत से लोगों ने खुशी का इजहार किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट्स दिए, जिसको पॉइजनस प्रेज कहते हैं। ऐसे लोगों ने मेरे काम की तारीफ करने की बजाय, मेरी किताब की तारीफ करने की बजाय, उन्होंने कहा कि भाई अब तो तुम इस किताब से लाखों कमाओगे, और ये तुमने लिखी इसलिए ताकि तुम पैसे कमा सको। ऐसे लोग इतने शार्प होते हैं और वो तब भी ऐसा नेगेटिव कमेंट देते हैं या पॉइजनस प्रेज देते हैं जब वो देखते हैं कि इस बंदे को अभी कोई गुड न्यूज मिली है। ही हैज गॉन थ्रू अ फ्लश ऑफ जॉय, ताकि आपकी सारी एनर्जी वहीं पर ड्रेन हो जाए। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज पीपल इन योर लाइफ। एक और ऑब्वियस साइन है एनवी का बैक बाइटिंग, और इसका सबसे बड़ा एलिमेंट होती है गॉसिपिंग। याद रखें, जिस शख्स को गॉसिपिंग का शौक है ना, वो आपके बारे में भी आपके पीठ पीछे जरूर बुरा बोलता होगा। और इस गॉसिप के पीछे जो रनिंग फोर्स होती है ना, वो दरअसल एनवी होती है। ऐसे गॉसिपर्स की गुफ्तगू में ना दो चीजें कॉमन होती हैं, तो चाहे वो आपके साथ बैठे या आपके दोस्त के साथ। एक तो ये कि दुनिया में उन्हें कोई शख्स अच्छा नहीं लगता, दे आर अगेंस्ट एवरीवन। दूसरा ये कि ऐसा जेलस शख्स हमेशा आपके सामने दूसरे शख्स के बारे में कहेगा कि यार ये जो बंदा सामने है ना, ये अंदर कुछ और है। सो दे हैव डाउट अबाउट एवरीवन। और आखिरी निशानी जो किसी शख्स के बारे में आपको बताएगी कि वो आपसे एनवियस है या नहीं, वो है पुश एंड पुल। ऐसे लोग आपसे दोस्ती की भरपूर ख्वाहिश रखेंगे। दे विल सैचुरेट यू विद देयर अटेंशन। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। वंस दे नो अबाउट योर वीकनेसेस, दे विल स्टार्ट प्लेइंग विद यू। वो आपको रिडिक्यूल करना शुरू करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे और लोगों के सामने डिमीन करेंगे। सो दे विल ट्रैप यू बिटवीन देयर वार्म फ्रेंडशिप एंड ओकेजनल पेन। अब आपने एनवी के साइंस और सिंबल्स तो समझ लिए। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं वो होते कितने टाइप्स के हैं। इसमें सबसे पहला होता है लेवलर। ऐसे लोगों से जब आप पहली दफा मिलते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है। दे हैव अ विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल। लेकिन ऐसे लोगों की पहचान ये है कि इनकी ईगोज बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है एंड दे नेवर अप्रिशिएट एनीवन। हमेशा अगर किसी शख्स की तारीफ करेंगे ना, तो वो यूजुअली डेड होगा, यानी कि इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होगा। जो हाई अचीवर्स होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा काम किया होता है, ये हमेशा ऐसे लोगों को डिमीन करते हैं, बिलिटल करते हैं, हमेशा उनकी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं करते। अगर आप एम्बिशियस होंगे, आप अपने काम में एक्सेल करना चाहेंगे ना, तो दे विल ऑलवेज पुल यू डाउन। इस तरह के लोग आपको वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा मिलेंगे। सो कीप एन आई फॉर देम। जो दूसरी टाइप है वो होते हैं सेल्फ एंटाइटल्ड स्लैकर। ऐसे लोग मेहनत से और सैक्रिफाइस से घबराते हैं। उन्हें लगता है कि दे डिजर्व अटेंशन, चाहे उसके पीछे कोई सब्सटेंस मौजूद हो या ना हो। इसीलिए जब मेहनत करने की बात आती है, लॉन्ग आवर्स देने की बात आती है, तो दे फॉल अपार्ट, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने तो दुनिया में सब कुछ अचीव कर लिया है। दे हैव डन इट ऑल, दे आर एंटाइटल्ड, तो अब मेहनत करने की क्या जरूरत है। इसीलिए जब कोई और शख्स मेहनत करता है ना, तो ये उससे जलना शुरू हो जाते हैं। वर्क प्लेस पर ऐसे लोगों की पहचान ये है कि वो अपनी कॉम्पिटेंसी से ज्यादा पॉलिटिक्स के जरिए काम में आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरी कैटेगरी जेलस लोगों की है द स्टेटस फील्ड। ऐसे लोग आपसे हमेशा अजीबो गरीब सवाल करेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं, आप रहते कहाँ पे हैं, जब आप जहाज में जाते हैं तो डू यू ट्रैवल बिजनेस क्लास और इकोनॉमी, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, आप शॉपिंग कहाँ से करते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। बट यू नो व्हाई डू दे आस्क दीज क्वेश्चंस? क्योंकि इनकी जिंदगी की बुनियाद ही सोशल कंपैरिजन है। उनका वजूद डिपेंड ही करता है लोगों के साथ कंपैरिजन में। वो आपसे ऊंचे हैं तो ठीक, और अगर आप उनसे ऊंचे हैं तो वो दिल ही दिल में आपके लिए एनवियस होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोगों की पहचान ये है कि फॉर देम एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू मटेरियल कंसिडरेशंस। जिसके पास जितना पैसा है, जितनी गाड़ियां हैं, जितने कपड़े हैं, जितनी कोठियां हैं, वो उतना ही कामयाब है। फिर एक और कैटेगरी है एनवियस लोगों की, जो कि हैं द अटैचर। ऐसे लोग कामयाब लोगों से जुड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ऊपर ऊपर से तो उनको एडमायर करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों का लाइफ में कोई एंकर नहीं होता, जिंदगी का कोई मकसद, कोई पर्पस नहीं होता।
लिहाजा वो हमेशा ऐसे लोगों से अटैच होते हैं हु हैव अ पर्पस अटैच्ड टू देयर लाइफ। कहीं ना कहीं वो उनसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं, लेकिन लार्जली दे इंटेंड टू हार्म देम इन अनकॉन्शियस वेज। और फिर जेलस लोगों की आखिरी कैटेगरी है द इनसिक्योर मास्टर। कुछ दिनों पहले एक बड़ा जबरदस्त वाकया हुआ। एक जूनियर रिसोर्स मेरे पास काफी परेशान आया और उसने मुझे एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि मेरे मैनेजर ने मुझे इस बात पे डांटा है कि मैं उसे सर क्यों नहीं कहता, मैं उसे नाम से क्यों बुलाता हूं। नाउ दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज टू मी, लेकिन जब मैंने मामले की गहराई में जाके देखा ना, तो मुझे वहां कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी नजर आई। ऐसे ही लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो बाय लक और सर्कमस्टांसेस कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन एक लेवल पर आकर अपनी ग्रोथ को स्टैग्नेट कर देते हैं। और फिर जो उनसे नीचे कॉम्पिटेंट लोग होते हैं ना, वो उनके नीचे काम करते करते फंस जाते हैं, बिकॉज उनका बॉस ही उनसे इनसिक्योर होने लगता है। इस तरह के लोग भी आपको वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा मिलेंगे। ऑफिस एनवायरनमेंट में इन लोगों की पहचान ये है कि ये लोगों को फायर बहुत करते हैं फॉर स्ट्रेंज रीजंस। दूसरी पहचान ये है कि दे विल नेवर प्रेज यू फॉर एनीथिंग गुड दैट यू डू। आप बेहतरीन से बेहतरीन रिपोर्ट बना देंगे, बट दे विल बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स इट। अब दोस्तों अपनी डिस्कशन को मजीद डीप लेकर जाते हैं और देखते हैं कि वो कौन से ट्रिगर्स होते हैं, वो कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से लोग आपसे जेलस हो जाते हैं, सो दैट यू कैन बी केयरफुल। एक तो ये कि जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई सडन चेंज ऑफ स्टेटस होता है, आपके पास एकदम से बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, आप एक बड़ी गाड़ी ले लें या कोई और बड़ी चीज अचीव कर लें, तो आप देखा करें कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। आपका सडन चेंज ऑफ स्टेटस लोगों की असलियत आपके सामने ले आएगा। सो अगर ऐसा हो आपकी जिंदगी में, तो अपने आप को डाउन प्ले किया करें, बी हम्बल अबाउट इट। इनफैक्ट अपने आप को नीचा दिखाया करें, सो दैट यू डोंट अट्रैक्ट अनवांटेड अटेंशन। एक और चीज जो लोगों के अंदर जेलसी ट्रिगर करती है, वो है आपका नेचुरल टैलेंट या आपका कोई नेचुरल गिफ्ट। कुछ लोग जबरदस्त सिंगर्स होते हैं, कुछ लोग एक्सपर्ट म्यूजिशियंस होते हैं, कुछ लोग जबरदस्त आर्टिस्ट होते हैं। ऑल पीपल हैव डिफरेंट नेचुरल टैलेंट्स, और कभी कभार ये टैलेंट एनवी को इनवाइट करता है। नाउ लेट्स गेट अ बिट विशियस। अब मैं आपको एक छोटा सा लिटमस टेस्ट बताऊंगा, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि क्या आप भी लोगों से जेलस होते हैं या नहीं। एक्सक्यूज मी, आप भी? करना आपने यह है कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी शख्स की सक्सेस स्टोरी सुने, चाहे वो आपका दोस्त हो, उसने कोई बड़ा काम किया हो, कोई बड़ी अचीवमेंट की हो, तो अपने अंदर नोटिस करें कि क्या इमीडिएटली आपके अंदर भी उस चीज को हासिल करने की ख्वाहिश पैदा होती है, और इस ख्वाहिश के साथ साथ क्या उस शख्स को लेके आपके अंदर थोड़ी बहुत हॉस्टिलिटी पैदा होती है, एक थोड़ी बहुत नफरत। अगर ऐसा है तो आपके अंदर भी एनवी है, आपके अंदर भी जेलसी मौजूद है। सो एनवी या जेलसी को लेके मैंने आपको लिटमस टेस्ट तो बता दिया, लेकिन हाउ कैन यू कंट्रोल एंड एलिमिनेट इट, इसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे पहला है एंगेज इन अ डाउनवर्ड कंपैरिजन, यानी कि अपने से ऊपर लोगों को नहीं, अपने से नीचे लोगों को देखें। डाउनवर्ड कंपैरिजन से आप काफी हद तक एनवी से बच जाएंगे। दूसरा तरीका है ट्रांसम्यूट एनवी इनटू एम्युलेशन, यानी कि लोगों से जेलसी और नफरत करने की बजाय उनसे सीखें, उनसे इंस्पिरेशन लें और इस इंस्पिरेशन को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और आखिरी चीज जिसको अगर आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, यू विल बिकम रियली इन्फ्लुएंशियल। आपके लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। यू विल इनफैक्ट बिकम अ लाइकेबल पर्सनैलिटी, और वो है एडमायरिंग ह्यूमन ग्रेटनेस। लोगों की होल हार्टेडली दिल से तारीफ किया करें, लोगों की अचीवमेंट को सराहा करें। इस बात में कोई बुराई नहीं कि आप किसी को सुपीरियर कंसिडर करें। वो सुपीरियर हुआ है अपनी क्वालिटीज की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से। द मोर यू एडमायर हिम, द मोर यू विल बी लेस एंक्शियस एंड लेस एनवियस। और यही है दोस्तों हमारी 10वीं लॉ, यानी कि द लॉ ऑफ एनवी। माइक लेज़ारडिस के नाम से शायद आप लोग वाकिफ ना हो, लेकिन ये वो जीनियस शख्स है जिसने 1999 में हमारी जिंदगी बदल के रख दी थी थ्रू हिज पाथ ब्रेकिंग डिवाइस BlackBerry. For much of the mid to late 2000s, Research in Motion's BlackBerry was the most popular smartphone brand in the US, and BlackBerry एक इंस्टेंट सक्सेस था जिसको अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेके दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करते थे। But I'm still clinging to my BlackBerry. They're going to pry it out of my hands. 2007 में BlackBerry का स्मार्टफोन मार्केट में शेयर था 50%, बट लो एंड बिहोल्ड 2014 तक ये शेयर 1% से भी कम रह गया। एक इतनी बड़ी जायंट कंपनी बिल्कुल डेसिमेट हो गई। What went wrong with BlackBerry?
आउट ऑफ मेनी रीजंस इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह वही शख्स था जिसने इन द फर्स्ट प्लेस इस कंपनी को बड़ा बनाया था, और वो था यही माइक लजारडिस। ही कुड नेवर एंटिसिपेट फ्यूचर। उसको लगता था कि हमेशा कीबोर्ड वाला ही मोबाइल चलता रहेगा, बट 2007 में स्टीव जॉब्स प्रूव्ड हिम रॉन्ग। Today, Apple is going to reinvent the phone. माइक वो सो डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी के वो फ्यूचर देख ही नहीं पाया। वो अपनी जात में इतना बड़ा जीनियस था, अपने आप को इतना बड़ा कंसिडर करता था दैट ही कुड नॉट एंटिसिपेट व्हाट द फ्यूचर विल एंटेल, और यही उसके जवाल की सबसे बड़ी वजह बनी। इस फीलिंग को कहते हैं ग्रैंडियोसिटी। ऐसे लोग टेंड टू ओवर एस्टिमेट देयर स्किल्स एंड हैव अ लार्ज सेल्फ ओपिनियन। ये किसी न किसी लेवल पर अच्छा है, बट इट बिकम्स डेंजरस व्हेन इट बिकम्स एबनॉर्मल। ये जो ग्रैंडियोसिटी के शिकार होते हैं ना लोग, ये पब्लिक अटेंशन घेरने में बड़े माहिर होते हैं। दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ ट्रिक्स अप देयर स्लीव। पहले तो वो आपको बताएंगे दैट आई एम द चोजन वन, आई एम डेस्टिन्ड। वो आपको अपनी बचपन की स्टोरीज बताएंगे कि किस तरीके से वो पहले दिन से एक यूनिक शख्स थे और कैसे हालात ने उनको चूज किया। वो अपने अराउंड एक मिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो लोगों को एंथ्रॉल करे, इंटिमिडेट करे। ऐसे लोग पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस बनते हैं। एक और पहचान इनकी ये है कि वो होते तो प्रिविलेज क्लास से, लेकिन अपने आप को कहते हैं कि मैं एक आम आदमी हूं, आई एम अ कॉमन मैन। जैसे भुट्टो साहब कहा करते थे, जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। सो वो मैसेज ये कन्वे करना चाहते हैं कि मैं आप ही का नुमाइंदा हूं ताकि आप मुझे फॉलो करें। फिर ऐसे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, दे सेड दैट दे आर द वन हु विल डिलीवर। वही लोग हैं जो इस मुल्क को, इस कौम को बचा सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी स्कीमें बताएंगे, बड़ी बड़ी टॉक करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन दे फॉल अपार्ट। फिर एक और पहचान इनकी ये है कि दे विल ऑलवेज से दैट आई रीराइट द रूल्स। मैं रूल्स फॉलो नहीं करता, रूल्स मुझे फॉलो करते हैं। और आखिर में वो अपना इमेज ऐसा क्रिएट करते हैं कि लोगों को लगता है कि दे हैव द गोल्डन टच। वो अपने अराउंड ऐसी स्टोरीज बनाएंगे जिससे लगेगा कि उनकी प्रेजेंस की वजह से ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हर तरह की ग्रैंडियोसिटी गलत नहीं होती। एक ऐसी ग्रैंडियोसिटी भी होती है जो आपको जिंदगी में मदद कर सकती है, और इसको कहते हैं प्रैक्टिकल ग्रैंडियोसिटी। इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैंटेसी बट रियलिटी। प्रैक्टिकल ग्रैंडियोसिटी को फॉलो करके आप हाई लेवल ऑफ फुलफिलमेंट को हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना होगा, जिसमें सबसे पहला है कम टू टर्म्स विद योर ग्रैंडियोस नीड्स। पहले यह आइडेंटिफाई करें कि आप वाकई में बड़ा बनना चाहते हैं। आपके अंदर एक ख्वाहिश है सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की, इसमें कोई बुराई नहीं। यस, यू वांट टू बी सुपीरियर एंड दिस कैन बी रियली नेचुरल। इस सेल्फ अवेयरनेस की वजह से आप अपनी एनर्जीज को सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है कॉन्सेंट्रेट योर एनर्जीज। अपने अंदर ये जो ग्रैंडियोस नीड्स हैं, ये जो एनर्जी है, इसको स्ट्रीमलाइन करें, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है मेंटेन अ डायलॉग विद रियलिटी। रियलिटी से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ें। ऐसा करने से यू विल अवॉइड लिविंग इन द फैंटेसी वर्ल्ड। चौथा काम जो आपने करना है वो है सीक आउट कैलिब्रेटेड चैलेंजेस, यानी कि सिर्फ अचीवेबल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। डोंट बी ड्रिवन बाय फैंटेसी एंड आइडियलिज्म। ऐसा करने से आप सुपीरियर भी बन पाएंगे और रियलिटी के भी करीब रहेंगे। और आखिर में लेट लूज योर ग्रैंडियोस एनर्जी। एक दफा जब आप अपनी एनर्जी को टेम कर लेंगे तो उसको कभी कभार लूज भी छोड़ देना आपने, सो दैट यू कंटिन्यू टू सेट न्यू चैलेंजेस फॉर योर सेल्फ। ऐसा करने से आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी क्वालिटीज को ऑप्टिमाइज करेंगे और अपनी शख्सियत को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के करीब ले जाएंगे। और यही है दोस्तों हमारी 11वीं लॉ, यानी कि लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। जो 12वीं लॉ है वो है लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, जो ये कहती है कि हम सब लोगों के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हम इन ट्रेट्स को दबा देते हैं, बट वी पे अ प्राइस फॉर दिस। ऐसा करने से होता यह है कि हम लोग अपने कैरेक्टर के कुछ बहुत वैल्यूएबल डायमेंशन से हाथ धो बैठते हैं। मसलन फेमिनिन क्वालिटी ऑफ केयर एंड सपोर्ट अगर मर्दों में हो तो हम लोग अपने ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आ सकते हैं। इसी तरह अगर औरतें थोड़ी सी एग्रेसिव और असर्टिव हो मर्दों की तरह तो वो अपने करियर में काफी आगे जा सकती हैं। हमारी सोसाइटी का फैब्रिक डिजाइन ही ऐसे है कि मर्दों और औरतों की क्वालिटीज को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। एक स्पेसिफिक तरीके से मर्द बिहेव करेंगे और औरतों का बिहेव करने का एक अलग अंदाज होगा। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मर्द अपने अंदर जनानगी पैदा कर दें, बल्कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मर्दों के अंदर भी कुछ फेमिनिन क्वालिटीज होनी चाहिए। इसी तरह विमेन शुड पोजेस सम मैस्कुलिन ट्रेट्स। ऐसा करने से हम लोग अपनी शख्सियत को होलसम बना पाएंगे
and we will become acceptable for all. फाइनली जो हमारी आखिरी लॉ है वो उस बात को कवर करती है जो मैं पिछले 5 सालों से आपको मुसलसल बताता हुआ आ रहा हूं, और वो है फाइंडिंग पर्पस ऑफ योर लाइफ। लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल ये बनता है कि क्या जिंदगी का वाकई कोई मकसद या पर्पस है? इस सवाल का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होता है, और यूजुअली मैं अपनी 1 डे वर्कशॉप नेविगेटिंग विजन इन लाइफ में इसका डिटेल आंसर देता हूं। इन दिस वर्कशॉप आई हेल्प पीपल फाइंड विजन इन लाइफ। इट इज वन ऑफ माई सुपरस्टार ट्रेनिंग्स। एनीवेज, जिंदगी के पर्पस को समझाने के लिए मैं आपको फ्रीडरिक नीचा का एक जानलेवा कोट सुनाना चाहता हूं। He who has a why to live for can deal with anyhow। वाह क्या बात है, पूरी जिंदगी का फलसफा इस एक लाइन में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि लाइफ इज रूथलेस, इट कंटिन्यूज टू नॉक यू डाउन, लेकिन अगर जिंदगी में आपके पर्पस मौजूद है ना, यू हैव अ मीनिंग अटैच्ड टू योर लाइफ, तो आप एक बहुत ही फुलफिलिंग, एक भरपूर जिंदगी गुजार पाएंगे। होता कुछ ये दोस्तों कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो सोसाइटी हमें पुल करती है। सोसाइटी हमें अपने जैसा मीडियोकर बनाना चाहती है। वो कहते हैं यार ये तुम गोल्स वोल्स की बातें क्यों कर रहे हो, वाई आर यू सो एम्बिशियस, आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारो। लिहाजा होता यह है कि जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारे वो ड्रीम्स, वो एम्बिशंस, वो बड़े बड़े ख्वाब हम लोग भुलाते चले जाते हैं। ऐसे में चैंपियन वो बनता है जो उन ख्वाबों के पीछे सरपट भागता रहता है और अपनी जिंदगी को किसी ना किसी पर्पस से अटैच कर देता है। और यही है हमारी 13वीं लॉ, यानी कि द लॉ ऑफ एमलेसनेस। सो दोस्तों, आपने करना यह है कि अपनी जिंदगी के एक्शंस के जरिए, अपनी हैबिट्स के जरिए, अपने बिहेवियर के जरिए अपनी जिंदगी के मकसद को तलाश करने की कोशिश करें। वंस यू फाइंड इट, यू विल फील लेस इनसिक्योर और आपको जिंदगी का लुत्फ आना शुरू हो जाएगा। और याद रखें, जिंदगी में कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस तभी मिलती है जब आप किसी चीज के पीछे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और इस स्ट्रगल के अंदर ही जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ है। सो मेक श्योर टू फाइंड अ कंपस इन योर लाइफ। जिस तरह एक बहरी जहाज को समंदर में एक कंपस रास्ता दिखाता है, इसी तरह आपकी जिंदगी का पर्पस आपका कंपस बन जाता है। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के जरिए आपको, आपके दोस्तों को, आपकी फैमिली को जिंदगी का कंपस मिल सकता है, तो उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा। Until next time, goodbye.